ಇದರಿಂದ ನೂತನ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸದರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 33% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೊಸ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತು. ಸಂಸದರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಷಣ. मैच्योरिटी के कारण, समझ के कारण, राष्ट्र हित के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण आप सबके सहयोग से हम कई ऐसे कठिन निर्णय भी कर पाए और राज्यसभा की गरिमा को ऊपर उठाने का काम सदस्य संख्या के बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ्य पर आगे बढ़ा. इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है. और इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सांसदों का, जो आज वह हैं, जो इसके पहले थे, उन सब का धन्यवाद करता हूं. आदरणीय सभापति जी, लोकतंत्र में कौन शासन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये क्रम चलता रहता है. वो बहुत स्वाभाविक भी है और वो लोकतंत्र की स्वाभाविक उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है. लेकिन जब भी विषय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का प्रयास किया है. आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है. एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि एक अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं. देश आगे बढ़ा है. कोविड का संकट बहुत बड़ा था. दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है. लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया. और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है. हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को की एक ताकत, उसने अनेक संकटों का सामना किया है. और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है. भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना, और हर राज्य ने बढ़ चढ़ कर के बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें, इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की. और जो डेलिब्रेशंस हुए, उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है. और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है. और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहाँ प्रगति कर रहे हैं. आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है. क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी
कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहाँ चाहिए। लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ है और यहाँ कई प्रकार की ऐसी कलाकृतियाँ, कई चित्र वो जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज़ भेजी है। यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी है, राज्यों का की विविधता भी है और फेडरलिज्म की सुगंध भी है। आदरणीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया है। पहले जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आते में 50 साल लग जाते थे, वो आजकल कुछ हफ्तों में आ जाते हैं। आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है और आधुनिकता को मैच करने के लिए हमने अपने आप को भी निरंतर डायनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाकर के उस आधुनिकता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, पुराने भवन में हमने, जिसको अभी आपने संविधान सदन के रूप में कहा, हमने वहाँ कभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े आन बान शान के साथ मनाया। 75 साल का हमारी यात्रा की तरफ हमने देखा भी और नई दिशा, नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए संसद भवन में आज़ादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी, डेवलप्ड इंडिया की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पुराने भवन में हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे। मुझे विश्वास है कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए। नए संसद भवन में हम अब 100% सैचुरेशन जिसका हक है उसको पूरा मिले। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन की दीवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें हमारे सामने आईपैड पर हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलॉजी से, तो उनकी सुविधा रहेगी। वहाँ बैठेंगे, अपनी स्क्रीन भी देखेंगे, ये स्क्रीन भी देखेंगे, और टेक्नोलॉजी वाले अगर, तो हो सकता है कि उनको कठिनाई ना आए। तो आज मैं अभी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीज़ों को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सबकी मदद करें। तो कल कुछ समय निकाल करके अगर ये हो सकता है तो अच्छा होगा। आदरणीय सभापति जी, इस डिजिटल का युग है। हमने इस सदन से भी उस चीज़ों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा। शुरू में थोड़ा दिन लगता है, लेकिन अब तो बहुत सी चीज़ें यूजर फ्रेंडली होती हैं, बड़े आराम से इन चीज़ों का अडॉप्ट किया जा सकता है। हम इसको करें। मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रूप में हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है। और मैंने कहा, वैसे नई सोच, नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में
एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पर चर्चा होने के बाद यहाँ भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती हैं, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीज़ें झेलनी होती हैं। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.